कि देखो यहाँ पर 15वां प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि खट्टे पदार्थों को अथवा दही को तांबा अथवा पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा जब प्रश्न पूछे कि खट्टे पदार्थ अथवा दही को तांबा अथवा पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, तो खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल होता है। और वो तांबा पीतल जो है उसमें होता है कॉपर। तांबा यानी कॉपर, और पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, तो इसके अंदर भी कॉपर होता है। तो खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, और कॉपर जो है वो उसके साथ अभिक्रिया करके जहरीला पदार्थ बनाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए खट्टे पदार्थों को तांबा अथवा पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो हमको लिखने का कि खट्टे पदार्थों को अथवा दही को तांबा अथवा पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि खट्टे पदार्थों में होता है अम्ल, और तांबे और पीतल में होता है कॉपर, तो वो उसके साथ अभिक्रिया करके जहरीला पदार्थ बनाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए खट्टे पदार्थों को अथवा दही को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से हरी वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसलिए हरी वनस्पति स्वकोषी है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। हरी वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसलिए हरी वनस्पति स्वकोषी है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। बैलेंस करने के लिए इधर 6 लगाना है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। फिर हमारा प्रश्न नंबर आता है 17। प्रश्न नंबर 17, अंतर दीजिए। तो अंतर में पूछता है धमनी और शिरा के बीच में अंतर। धमनी और शिरा के बीच में अंतर। आपको लिखने का कि हृदय से अंग की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को धमनी कहते हैं। हृदय से अंग की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को धमनी कहते हैं। अगला आएगा अंग से हृदय की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को शिरा कहते हैं। अच्छा, धमनी की दीवार मोटी होती है और शिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में क्या होता है कि अधिकांश धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। और अधिकांश शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। और धमनी में वाल्व नहीं होता, शिरा में वाल्व होता है। तो शिरा के अंदर वाल्व होता है। तो हमको धमनी और शिरा के बीच में
अंतर पूछे तो इस प्रकार से लिखना का अंतर हमेशा बीच में लाइन खींचकर पॉइंट वाइज लिखा जाता है। हृदय से अंग की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिनी को क्या बोलते हैं, धमनी। और अंग से हृदय की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को सिरा कहते हैं। धमनी की दीवार मोटी होती है, सिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में वाल्व नहीं होता, सिरा में वाल्व होता है। अगला कभी अंतर पूछे तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर पूछता है। अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर तो आपको लिखने का कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंत में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। और क्या होता है कि वायवीय श्वसन जो है उसके अंत में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन के अंत में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंत में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन के अंत में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन के अंत में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन जो है तब वो प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। प्रश्न नंबर 19, लसिका किसे कहते हैं और लसिका के कार्य बताइए। तो देखो यहाँ पर ये क्या है कि ये रुधिर केशिका है। अब रुधिर केशिका में जगह जगह पर छिद्र होते हैं और ये कोशिका के आसपास होती है। तो रुधिर केशिका में से थोड़ा सा क्या होता है कि प्लेज्मा, रुधिर केशिका में से थोड़ा सा प्लेज्मा यानी कि रुधिर रस बोलते हैं जिसको प्लेज्मा को। तो रुधिर रस और अल्प मात्रा में प्रोटीन बाहर आता है और कोशिका के बीच में रही जगह में भर जाता है और उसको हम बोलते हैं लसिका कहते हैं। फिर से देखो यहाँ पर रुधिर केशिका में से थोड़ा सा प्लेज्मा और अल्प मात्रा में प्रोटीन बाहर आता है और कोशिका के बीच में रही जगह में भर जाता है तो उसको हम बोलते हैं लसिका। अब लसिका क्या होती है, रंगहीन होती है। लसिका रंगहीन होती है यानी कि कलरलेस होती है। तो लसिका रंगहीन होती है। लसिका कोशिका के सीधे संपर्क में होने से कोशिका को आवश्यक पदार्थ देती है और उसमें से अनावश्यक पदार्थ ग्रहण कर लेती है।
और उसके बाद ये लसिका वाहिका में जाती है और फिर लसिका वाहिका अंत में बड़ी शिरा में घुलती है। तो लिखने का कि रुधिर केशिका में से थोड़ा सा प्लेज्मा और अल्प मात्रा में प्रोटीन बाहर आता है और कोशिका के बीच में रही जगह में बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं लसिका। अब लसिका क्या है कि लसिका रंगहीन होती है। लसिका कोशिका के सीधे संपर्क में होती है, जिससे कोशिका को आवश्यक पदार्थ प्रदान करती है और उसमें से अपशिष्ट पदार्थ यानी बिन उपयोगी पदार्थ ग्रहण करती है। उसके बाद ये लसिका वाहिका में चली जाती है और लसिका वाहिका अंत में बड़ी शिरा में घुलती है। अब लसिका के दो कार्य, एक तो ये वसा का शोषण करता है, वसा का शोषण करता है और दूसरा रोग से रक्षण प्रदान करता है, रोग से रक्षण प्रदान करता है। एक तो रोग से रक्षण प्रदान करता है और दूसरा क्या करता है कि वसा का शोषण करता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। अब हम पढ़ेंगे अब देखो हम चैप्टर नंबर 9 के कुछ आईएमपी प्रश्न पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 परावर्तन और अपवर्तन। तो देखो इसमें पहला प्रश्न पूछता है कि परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम लिखो। परावर्तन के नियम लिखो। परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम लिखो। तो देखो यहाँ पर जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित किया जाता है तब वस्तु की सतह से प्रकाश को पीछे मोड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित किया जाता है तब वस्तु की सतह से प्रकाश को पीछे मोड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हमको परावर्तन के दो नियम लिखने हैं। तो परावर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतित किरण। तो ये देखो यहाँ पर ये आपतित किरण है क्योंकि सतह पर आपात हो रही है। दूसरा आता है अभिलंब। तो ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। और फिर अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में यानी एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो लिखने का कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित किया जाता है तब वस्तु की सतह से प्रकाश को पीछे मोड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में यानी समतल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। उसी प्रकार से पूछता है अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के नियम लिखो। अपवर्तन के नियम लिखो। तो यहाँ पर जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है,
जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा बदलती है, दिशा बदलती है। और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम में से आ जाती है दूसरे पारदर्शी माध्यम में तो अपनी दिशा बदलती है और इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश को सीधा जाना था और उसने अपनी दिशा बदल दी और उसी को बोलते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला है आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल यानी समतल में होते हैं। दूसरा है ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात अचल होता है और इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहते हैं आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात अचल होता है और इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो ये स्नेल का नियम है। दूसरा हमारा आता है कि दूसरा पूछेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में होता है, वाहन के अग्रदीप में होता है और सेविंग दर्पण में होता है और दंत चिकित्सा में होता है, दंत चिकित्सा में और सौर्य भट्ठी में होता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन के अग्रदीप में, सेविंग दर्पण में, दंत चिकित्सा में और सौर्य भट्ठी में होता है। प्रश्न नंबर 4, वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए, पश्च दृश्य यानी साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लिखने का कि वाहन के साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। चाहे जितने अंतर पर हो वस्तु पर उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है और आभासी और सीधा बनता है। अच्छा, उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर वक्रित होने से इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है जिससे वो पीछे का बड़ा विस्तार ड्राइवर को दिखाता है। इसलिए वाहन के पश्च दृश्य को देखने के लिए साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कब करते हैं? तो वाहन के साइड ग्लास में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और वो ड्राइवर को पीछे का बड़ा विस्तार दिखाता है जिससे उसे गाड़ी चलाने में सरलता रहती है। इसलिए पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा आता है कि अगला हमारा है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता तो देखो यहाँ पर ये उत्तल लेंस है,
और ये है अवतल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है और ये करता है अभिसरित करता है। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरित अथवा अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरित अथवा अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर आधार रखती है। फोकस दूरी पर आधार रखती है। लेंस की क्षमता को पावर भी कहते हैं, तो P से दर्शाते हैं और फोकस दूरी को बराबर f स्मॉल f से दर्शाते हैं। इसलिए सूत्र बनेगा P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। SI मात्रक डायोप्टर है। संकेत में D द्वारा दर्शाया जाता है। D द्वारा दर्शाया जाता है। उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए उसकी क्षमता प्लस। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, इसलिए उसकी क्षमता माइनस होती है। सवाल लिखते समय फोकस दूरी हमेशा मीटर में ली जाती है। मीटर में ली